ये स्याही जिसकी उंगली पे है वो देश की कहानी लिख रहे हैं। बस स्याही के पीछे की कहानी क्या है आज आपको मैं सुनाता हूँ। ये स्याही कौन सी कंपनी बनाती है? सरकार को बनाने वाली ये स्याही कोई सरकारी कंपनी बनाती है या अडानी अंबानी जैसी प्राइवेट कंपनी? ये स्याही सप्लाई करने वाली कई कंपनियां नहीं है। पूरे भारत में मात्र एक कंपनी है जो ये स्याही सप्लाई करती है और पिछले 60 सालों से ये एक ही वेंडर है जो पूरी भारत सरकार को ये स्याही उपलब्ध करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे राहुल जी अगर ऐसा इसका बिजनेस है तो इलेक्शन ईयर में तो बहुत कमाता होगा, पर जब इलेक्शन ईयर नहीं है तब ये क्या करता होगा आगे बताऊंगा। जहां बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रोडक्ट को लेके कंप्लेन आती रहती है, इस स्याही की क्वालिटी को लेके पिछले 60 साल में एक भी कंप्लेन नहीं आई है। तो आखिर ये इंक कब से लगने लगी? आखिर ये एक ही कंपनी क्यों है जो इंक सप्लाई करती है? बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? ये कैसे इंक बनाते हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाते हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, सबका सब बताएगा रे आपका राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के सरकार बनाने वाली इस स्याही की कहानी सुनाते हैं। इस स्याही को बनाने वाली कंपनी का नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड, MPVL। ये कंपनी बनाई थी 1937 में मैसूर के महाराजा कृष्ण राजा वडियार द फोर्थ। आजादी से पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो इसको भैया सरकारी कंपनी बना दिया गया और ये कंपनी आती है कर्नाटक सरकार के अंतर्गत। इस कंपनी का कोई मालिक नहीं है। इस कंपनी का जो ओनर है वो या तो इंडस्ट्री मिनिस्टर होता है या इंडस्ट्री का सेक्रेटरी होता है। और जब जब सरकार बदलती है ये लोग बदलते रहते हैं। तो जी तो क्या शुरुआत होते ही इंक बनाने लग गए थे क्या? नहीं साहब, उस समय तो इंक आई नहीं थी। इनका पहला प्रोडक्ट था सीलिंग वैक्स। सर वो क्या होता है? याद है किसी जगह रेड पड़ती है या ताले पे पूरी सील लगाई जाती है, वो लाल कलर की लंबी सी आती है, उसको गर्म करके लगाते हैं फिर टप्पा मारते हैं। वो इनका पहला प्रोडक्ट था और वो प्रोडक्ट आज भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में काम में लिया जाता है। और इलेक्शन कमीशन जब बैलेट बॉक्स पे बंद करके ठप्पे लगाता है तो ये चीज काम में ली जाती है। और देसी भाषा में भाई साहब इसको हमारे राजस्थान में चपड़ी कहते हैं। तो सर जी ये तो कंपनी चपड़ी बना रही थी, शाही कब से बनाने लगी? 1951-52 में देश में पहली बार इलेक्शन हुए, उसमें दबा के धांधली हुई। फिर 57 हुए, उसमें भी दबा के धांधली हुई। तो चुनाव आयोग पे प्रेशर आया कि भैया ये तो धांधलियां हो रही है, एक एक आदमी इतनी बार वोट करके जा रहा है, क्या करें? तो बोले भाई साहब उंगली पे शाही लगा दो। तो 1962 में जब इलेक्शन हुआ वहाँ पहली बार इस शाही का प्रयोग किया गया। तो आप बोले राहुल जी वोटर आईडी से भी तो आइडेंटिफाई कर लेते, शाही की जरूरत क्या थी? वोटर आईडी इंट्रोड्यूस हुई है 1993 में। ये वोटर आईडी से पहले की चीज है। इस शाही को बनाया है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में और उसके 3 साइंटिस्ट ने, और ये पेटेंट इन्हीं के पास है। तो जिसके पास पेटेंट है वही बनाएगा। तो राहुल जी शाही तो इतनी सी लगती है, इतनी सी स्याही में कमाई वमाई कर लेते हैं क्या? और चलो इलेक्शन ईयर में तो कमा लेते होंगे, नॉन इलेक्शन ईयर में क्या करते हैं? तो एवरेज इनका जो टर्नओवर है, जब देश के लोकसभा इलेक्शन नहीं होती तब इनका एवरेज टर्नओवर होता है 30 करोड़ रुपए और एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं 4 करोड़ रुपए। और जब इलेक्शन आ जाता है तब भाई साहब वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे पिछली बार जब इलेक्शन 2019 में हुए थे, इस कंपनी ने कमाए थे 61 करोड़ रुपए की सेल हुई थी, 13 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस साल अंदाजा है कि लगभग 80 करोड़ रुपए की सेल ये कर लेंगे। इस कंपनी में टोटल 100 एम्प्लॉय काम करते हैं साहब, और 100 एम्प्लॉय कौन से? सरकारी आदमी है सारे के सारे। अच्छा जब देश के चुनाव होते हैं लोकसभा के, वहाँ तो बड़ी सेल आ जाती है। ये 30 करोड़ कहाँ से आता है? अरे भाई साहब स्टेट में भी तो इलेक्शन होते रहते हैं, कहीं राजस्थान का हो रहा है, कहीं गोवा का हो रहा है, तो वहाँ से थोड़ी बहुत इनकम आती है। इसके अलावा ये शाही एक्सपोर्ट भी करते हैं। 30 से ज्यादा देशों में अब तक ये शाही एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ये कहाँ इनकी शाही एक्सपोर्ट होती है? नाम सुनो, मलेशिया, कंबोडिया, मंगोलिया, साउथ अफ्रीका, नेपाल, घाना, डेनमार्क, और 2004-05 में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी सप्लाई किए थे। इनका जो मुख्य रेवेन्यू है 75% रेवेन्यू सिर्फ इंक से आता है। 25% तो ये छोटी मोटी चीजें, इंडस्ट्रियल पेंट बना दिया, इनामेल बना दिया, प्राइमर बना दिया, इपॉक्सी कोटिंग, जो इंडस्ट्री को काम में आता है, छोटा मोटा काम वो कर लेते हैं, और मुख्य काम तो इंक ही है। ये इंक बनाने का प्रोसेस कैसे क्या रहता है, इस पूरी सप्लाई चेन को समझाइए। इनको देश के चुनाव में इंक बनाने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट घोषित होने से पहले इनसे संपर्क करता है कि भाई उस टाइम तक तो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो जब ये डेट अनाउंस होती है तो उन 3 महीनों में इन 100 के 100 स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है। कोई छुट्टी भी नहीं जाएगा, बल्कि 50 आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे और लिए जाते हैं और 90 दिन रात लग के ये इंक बनाते हैं। इस साल 2024 के इलेक्शन में चुनाव आयोग ने पीओ जारी किया 26,56,000 फाइल्स का। फाइल्स मतलब ये शीशी होती है जिसके अंदर ये इंक आती है। इन्होंने 25 दिसंबर से प्रोडक्शन चालू किया, 22 मार्च को सब कुछ समेट के रख दिया। जैसे जैसे इंक बनने लग जाती है, अलग अलग राज्यों में जहाँ भी चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर है वहाँ पे ये पहुँचाने लग जाते हैं। सबसे पहले पहुँचाते हैं उन इलाकों में जो दूर है, जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में, मणिपुर में, नागालैंड में, वहाँ पहले पहुँचाते हैं, फिर मुख्य जगहों पे धीरे धीरे बाद में पहुँचाते हैं। जब से 1962 से लिंक लगने लगी है तब से लेके 2024 तक आज तक एक भी ऐसा इंसिडेंस नहीं आया
जब इनकी क्वालिटी को लेके कोई डाउट हुआ हो या ये क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए हो। इसके पीछे का कारण क्या है साहब, ये भाई साहब इसको मल्टीपल टाइम चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसका रॉ मटेरियल आता है ना, उसी समय चेक कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल ठीक है कि नहीं। फिर दोबारा जब प्रोडक्शन कर लेते हैं, प्रोडक्शन के बाद दोबारा चेक कर लेते हैं कि भैया ठीक है कि नहीं। फिर इसको जब फाइल में भर रहे होते हैं, भरते टाइम चेक कर लेते हैं कि भाई ठीक है कि नहीं। फिर भरने के बाद जब भेजते हैं उस टाइम चौथी बार चेक कर लेते हैं। फिर जब ये भेजते हैं, जैसे ये इन्होंने यहाँ से बनाई और भेजी मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर में, तो वहाँ हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद फिर चेक होती है, उसके बाद ये आगे रवाना करते हैं। हर लेवल पे चेकिंग होती है, इसलिए आज तक शिकायत नहीं आई और मौके पे कुछ दिक्कत कभी नहीं हुई। और राहुल जी क्वालिटी चेक कैसे करते हैं साहब, उस इंक को हटाने का प्रयास करते हैं लगभग हर चीज से। नींबू का जूस लगा दिया, पपीते का जूस लगा दिया, शैम्पू, ऑयल, नेल पॉलिश रिमूवर, सब लगा के ट्राई करते हैं। इसको उसमें जोड़ जाड़ के जब लगता है ना किसी से नहीं हट रहा, फिर ये क्वालिटी में पास मानी जाती है। अच्छा, इनको ये क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे नॉर्मली एक बूथ पे 2 फाइल जाती है, एक फाइल में 700 वोटर के उन पे स्याही लग सकती है, 2 पे 1400, लगभग एक बूथ पे इतने ही लोग होते हैं। अगर एक बूथ पे 2 फाइल दे दे और वो आधी भरी हुई है तो भाई साहब कुछ वोटर रह जाएंगे। तो ये भी आज तक एक भी बार नहीं हुआ, ना क्वालिटी कम पड़ी ना क्वांटिटी। तो साहब ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके पास तो रेडीमेड ऑर्डर है। गवर्नमेंट हमेशा चुनाव करवाएगी, हमेशा पैसा ऑर्डर देगी, हमेशा रेवेन्यू होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा, मजे ही मजे। तो ये इतने मजे नहीं होते, जिंदगी में कुछ रिस्क भी होता है। अब इनकी जिंदगी में क्या रिस्क है वो सुन लो। पहला रिस्क ये है कि सर हमारा 75% रेवेन्यू इस सिंक से आता है। कल को इस सिंक में कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया तो हमारी रेवेन्यू तो एक ही बार में 0 हो जाएगी। जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कह रहे हो सकता है देश के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बुरा है। जैसे ही 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा हमारी डिमांड आधी हो जाएगी। दूसरा, बाहर 30 कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम सोचते हैं आज 30 में कर रहे हैं, कल 60 में करेंगे। नहीं साहब, आज 30 में कर रहे हैं, अगले साल 25 में ही कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो कंट्रीज है वो शाही से बायोमेट्रिक की तरफ जा रही है, तो इनका एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे कम होगा। और हो सकता है आज के देश में 10 साल बाद, 20 साल बाद भारत वाले भी कहते हैं शाही छोड़ो, बायोमेट्रिक ही कर लेंगे, तो भाई साहब फिर तो हमारा पूरा ही है। दूसरी प्रॉब्लम है कि भैया इनका प्लांट एकदम इनएफिशिएंट तरीके से चलता है। इनएफिशिएंट का मतलब जो काम 100 रुपए में होना चाहिए वो काम 250 रुपए में होता है। ये तो प्रॉफिट में इसलिए है क्योंकि इनके पास चुनाव आयोग हमेशा ऑर्डर लेके खड़ा होता है और जो रेट ये बोलेंगे उस रेट पे काम हो जाता है। अदरवाइज अगर ये नॉर्मल कंपटीशन में उतर जाए बाजार में टिक ही नहीं सकते, क्योंकि इनके एम्प्लॉय की सैलरी नॉर्मल एम्प्लॉय की तुलना में डबल है। एशियन पेंट्स कोई आदमी रखेगा उसको सैलरी 25, 30, 35 हजार रुपए देता होगा। ये तो सरकारी आदमी है, लग गए जो लग गए। हर साल भाई साहब वेतन भी बढ़ता है, काम करो जाना करो, जाते और नहीं, तो सैलरी भी डबल है, काम भी थोड़ा कम है। प्लस इनके पास ऑर्डर लिमिटेड है भाई, जब जब जितना मांगेंगे उतना ही मांगेंगे। ऐसी मर्जी थोड़ी कि अब की बार 26 लाख थी, अगली बार भाई साहब हम तो 50 लाख कर देंगे, जितनी डिमांड आएगी इतनी डिमांड है। तो मशीन इनकी पुरानी है। कई मशीनें तो ऐसी है जो उस समय अंग्रेजों के टाइम पे लंदन से मंगाई गई थी ना, राजा साहब लाए थे, वही मशीनें चल रही है अभी भी। तो ना मशीनें बदली, ना भाई साहब एम्प्लॉय बहुत पुराने हो गए, सैलरियां बहुत बढ़ गई है, काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनका प्रॉफिट ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर हमने नहीं बदलाव किया तो कभी भी हमारी कंपनी खत्म हो सकती है। और ऐसा हमेशा होता है मोनोपोलीज कंपनी में, जहां आपको लगता है ना कि कई ऐसे पुराने लोग हैं जो कहते हैं हमारा काम तो चल रहा है, उस समय के साथ नहीं बदलते, उस समय उनको बदल देता है। अच्छा, पैसा बहुत है इनकी कंपनी की बैलेंस शीट में 74 करोड़ रुपए का रिजर्व पड़ा। आज तक जो कमाया पूरा पढ़ाई है, सरकारी कंपनी है, पैसा तो है। अब वो इच्छा नहीं है, अप्रूवल नहीं है, लेकिन अब ये प्रयास कर रहे हैं कि भैया नई मशीनरी लेके आएंगे, नई प्रोसेस लगाएंगे, IT लेके आएंगे और धीरे धीरे हम इंक से डिपेंडेंस हटा के 4 नए प्रोडक्ट और बनाएंगे। तो एक प्रोडक्ट सोच रहे हैं कि डेकोरेटिव पेंट में चले जाएं। आज तक तो इंडस्ट्रियल पेंट में थे, अब डेकोरेटिव पेंट में जाएंगे। अब आप सोचेंगे सर डेकोरेटिव पेंट में तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, JSW ग्रासिम इसको जीने ही नहीं देंगे। बात तो सही है। तो इसने कहा उसमें भी हम सर पेंट तो बनाएंगे, B2B नहीं जाएंगे ना B2C जाएंगे, हम तो B2G जाएंगे। गवर्नमेंट को ही बोलेंगे भाई तुम्हारी बिल्डिंगों के काम दे दो, यही हमारे लिए बढ़िया है। और गवर्नमेंट की PSU गवर्नमेंट का काम भी कर लेगी। इस लिहाज से ये आगे जाके कंपनी खुद को परिवर्तन करने में लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि राहुल जी न तो हमने कभी शाही के बारे में सोचा, न इस कंपनी के बारे में सोचा, और जितनी डिटेल आपने बताई है पहली बार हमने सुनी है और आपने बहुत मेहनत से बनाई है, तो भाई जब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और जितने भी मैंने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है ना, सब में डालना कि भाई साहब एकदम यूनिक कहानी है, जनरल नॉलेज है, सबको पता होनी चाहिए। तो जितने लोगों ने वोट डाला है उतनों को तो पता ही होना चाहिए। तो अगली वीडियो में अगली केस स्टडी, अगले फैक्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।